नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, यानी वे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर आप नेट जेआरएफ हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किन तथ्यों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? ऑप्शन है भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? आंसर है डी, छत्तीसगढ़ी बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। अगला प्रश्न है, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज गिरेसन, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार है रामविलास शर्मा का। आंसर डी। अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? मुनि जिन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। आंसर बी। अगला प्रश्न है कि आरे नव जोवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारिये, छौ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। कि आरे नव जोवन अभिरामा, जत देखल तत कहिए न पारिये, छौ अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में असमर्थ है। आंसर डी। अगला प्रश्न है, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का क्या अभिप्राय है? आसमान में स्थित गुफा, अलौकिक गुफा, सहस्त्रसार का चक्र, मूलाधार चक्र। रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्त्रसार चक्र। आंसर सी। गगन गुफा का अभिप्राय सहस्त्रसार चक्र से है। हठ योग के भीतर मानव शरीर की 7 चक्रों की दशा में 7वें चक्र को सहस्त्रसार चक्र कहा गया है। इसका संबंध मस्तिष्क की अवस्था से है। अगला प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। लोकहित रक्षक, लोकनिरपेक्ष, आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोकनिरपेक्ष। आंसर बी। हरिदासी संप्रदाय के संस्थापना हरिदास स्वामी ने की। स्वामी हरिदास ने इसकी स्थापना की। यह सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। हरिदासी संप्रदाय
सखी संप्रदाय से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? शिव से, याज्ञवल्क्य से, काकभुसुंडी से, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात शिव से कहलाई है। आंसर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय, अमीरदास। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? आंसर ए, चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़, बम्बई, समुंद, मंद, राज, बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो। कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हु को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावेगो। बाका निर्भ दौलत अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगनी दबावेगो। दिल्ली दहपट्टी पटना हु को झटपट करी, कभूक लत्ता कलकत्ता को उड़ावेगो। ऑप्शन है जगत सिंह, अनूपगिरी, दौलतराव सिंधिया, रघुनाथ राव। आंसर है सी, दौलतराव सिंधिया। यह पंक्तियाँ महाराज दौलतराव सिंधिया के दरबार में पढ़ी गई। पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में था। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई। कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली। किसे मिली? पद्माकर कवि को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पच्चीसी, स्वपन, कुसुमांजलि, कृषक कंदरन। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? स्वपन की। आंसर बी। स्वपन की रचना 1929 ईस्वी में हुई और इसके रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। प्रेम पच्चीसी की रचना 1905 में हुई। इसके रचनाकार गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। कुसुमांजलि की रचना 1915 में हुई और कृषक कंदरन की रचना 1916 ईस्वी में हुई। इन तीनों के रचनाकार गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, लेकिन स्वपन की रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी है, जिसकी रचना 1929 में हुई। तो इसका आंसर है आंसर बी, स्वपन। अगला प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि। आंसर सी, वियोगी हरि ने प्रेम शतक की रचना की थी।
अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। आंसर डी। अगला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। आंसर बी। इसकी रचना हुई 1927 ईस्वी में। रचनाकार हैं इसके पांडे बेचन शर्मा। यह हिंदू और मुस्लिम युवक युवती की प्रेम कथा पर आधारित है। हिंदू और मुस्लिम युवक और युवती की प्रेम कथा पर आधारित है उपन्यास। चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न है, तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागिने, बादलों के घेरे, जिंदगी और गुलाब के फूल, मैं हार गई। तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? आंसर बी। बादलों के घेरे में मन्नू की कहानी चित्रित है। बादलों के घेरे की रचना हुई 1980 ईस्वी में और इसके रचनाकार है कृष्णा सोबती। जिंदगी और गुलाब के फूल की रचना हुई 1964 ईस्वी में। इसके रचनाकार हैं ऊषा प्रियंवदा। सुहागिने की रचना हुई 1958 में। इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। मैं हार गई की रचना हुई 1957 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं मनु भंडारी। तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा बादलों के घेरे कहानी में चित्रित है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत है? श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां हैं भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत है। आंसर सी। भाव या मनोविकार के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल और इसकी रचना हुई 1929 ईस्वी में। श्रद्धा भक्ति की रचना हुई 1916 ईस्वी में।
करुणा की रचना हुई 1918 ईस्वी में। और उत्साह की रचना हुई 1915 ईस्वी में। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्गृत हैं? तो यह भाव या मनोविकार से। आंसर सी। और इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आंसर सी, लहरों के राजहंस नाटक का यह संवाद है। लहरों के राजहंस की रचना 1963 ईस्वी में हुई। रचनाकार इसके मोहन राकेश है। आषाढ़ का एक दिन की रचना 1958 ईस्वी में हुई। आधे अधूरे की रचना 1969 ईस्वी में हुई। पैर तले की जमीन 1957 ईस्वी में इसकी रचना हुई। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद लहरों के राजहंस नाटक का है। आंसर सी। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में लेखक द्वारा किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वट वृक्ष की छाया में लेखक द्वारा किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? आंसर बी, अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। वट वृक्ष की छाया जीवनी का प्रकाशन 2006 में हुआ। और इसके लेखक है कुमुद नागर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समरसेस है, कटरा बी आरजू। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? आंसर सी, समरसेस है। यह राही मासूम रजा की रचित उपन्यास नहीं है। तो यह किसकी रचनीय उपन्यास है? 1988 में इसको रचा गया। और इसके रचनाकार हैं विवेकी राय। टोपी शुक्ला की रचना 1969 ईस्वी में हुई। दिल एक सादा कागज है, इसकी रचना 1973 ईस्वी में हुई। कटरा बी आरजू की रचना 1978 ईस्वी में हुई। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, समरसेस है। यह किसकी रचना है? विवेक रॉय की। आंसर सी, समरसेस। अगला प्रश्न है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई।
उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण साई। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आंसर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? आई ए रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, बेनेडिक्टो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड। पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, तो ये है सैमुअल टेलर कॉलरिज 20वीं शताब्दी में मौजूद नहीं थे। ये कब थे? 18वीं शताब्दी में, 18वीं सदी में। आई रिचर्ड 20वीं में थे, 20वीं सदी में। बेनेडिक्टो क्रोचे भी 20वीं सदी में थे। और सिगमंड फ्रायड भी 20वीं सदी में थे। तो पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, सैमुअल टेलर कॉलरिज। आंसर बी। अगला प्रश्न है, तन नाम बुन नाम तज्जो कबीर, रामम नामम लिखी लियो शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की बाई, ए बारिक कैसे जीवई खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर को चुनना है। आंसर है इसका तनना बुनना तजो कबीर, रामम नामम लिखी लियो शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवई खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। आंसर सी। अगला प्रश्न है, यंत्री की लड़बड़ा, जिब्बा की फुएड़ा, काच की जति मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमों कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनना है। यंत्री का लड़बड़ा, जिब्हा का फुएड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमों कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। आंसर डी। अगला प्रश्न है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवै चाहत नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवै चाहत नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो ये कहना चाहते हैं, इसका आंसर है श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं।
आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूं ही मन मेरो मेरे काम ने रहियो माई, श्याम रंग हवे करी समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनना है। यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम संग हवे करी समान्यो श्याम रंगमय। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। आंसर ए। इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनना है। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। आंसर सी। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। आंसर सी है इसका। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रसादी युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है। उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीला को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। सही उत्तर को चुनना है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है। उन्होंने भागवत को 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। आंसर सी। अगला प्रश्न है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। सही उत्तर को चुनना है। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है और ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। आंसर ए।
अगला प्रश्न है, रीतिकालीन वीर काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालिक इतिहास सुरक्षित है। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। सही उत्तर चुनना है। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। पहला है, रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। दूसरा, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। और चौथा है, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। आंसर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म सही है। विष्णुप्रिया खंडकाव्य, सिद्धराज खंडकाव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। कूट में सही उत्तर चुनना है। कौन सा युग्म सही बताना है। तो इसमें विष्णुप्रिया खंडकाव्य है, सिद्धराज भी खंडकाव्य है और साकेत भी महाकाव्य है। आंसर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। सिपाही, आद्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी से हैं। सिपाही और पुष्प की अभिलाषा का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। आंसर इसका बी हो जाएगा। आद्रा और दैनिक का संबंध है सियाराम शरण गुप्त से। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। गुंजन, सोवर्ण, रजत शिखर, ग्राम्य। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा। तो सोवर्ण पर पड़ा और रजत शिखर पर पड़ा। आंसर सी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां, एक समंदर, उस शहर तक। दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका और 7 नदियां, एक समुंदर। आंसर बी। वे दिन की रचना हुई 1964 ईस्वी में। इसकी रचनाकार है निर्मल वर्मा। रुकोगी नहीं राधिका, इसकी रचना हुई 1967 ईस्वी में। इसके रचनाकार है उषा प्रेमवदा। 7 नदियां, एक समुंदर की रचना हुई 1984 ईस्वी में। इसके रचनाकार है नासिरा शर्मा। उस शहर तक की रचना हुई 1997 ईस्वी में। आंसर बी हो जाएगा इसका। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां, एक समुंदर। आंसर बी। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के प्रसंग में आधारित उपन्यास है। झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। सही उत्तर बताना है। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है झूठा सच और तमस। झूठा सच का पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ
और दूसरा 1960 में हुआ। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ। इसके रचनाकार है यशपाल। और तमस के रचनाकार हैं भीष्म साहनी और इसका प्रकाशन हुआ 1973 में। ये दोनों उपन्यास देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। झूठा सच और तमस। कितने पाकिस्तान की रचना हुई 2000 ईस्वी में। इसके रचनाकार कमलेश्वर। यह सांप्रदायिकता पर आधारित है। छोटे छोटे महायुद्ध का प्रकाशन हुआ 1986 ईस्वी में। इसके रचनाकार है रमाकांत। यह मध्यवर्गीय समस्याओं पर आधारित है। आंसर इसका बी है, 1 और 2। झूठा सच और तमस देश विभाजन पर आधारित उपन्यास। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा, बेनजिलो, ईश्वरचंद्र। सही उत्तर चुनना है। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा और बेनजिलो। यह जैनेन्द्र की कहानी है फांसी। 1929 में लिखी गई। के पात्र हैं तीनों शमशेर, जुलेखा और बेनजिलो। ईश्वरचंद्र मृत्यु के पीछे कहानी के पात्र हैं और इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। मृत्यु के पीछे के पात्र हैं ईश्वरचंद्र। आंसर इसका 1 हो जाएगा। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास, चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। सही उत्तर चुनना है। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं सदाचार का ताबीज, तुलसीदास, चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे। सदाचार का ताबीज की रचना 1967 में हुई। तुलसीदास चंदन घिसे की रचना 1986 में हुई। आवारा भीड़ के खतरे 1998 में इसकी रचना हुई। आओ बैठ ले कुछ देर इसकी रचना 1995 ईस्वी में हुई। आंसर इसका डी। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे। आंसर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है? रचित नहीं है, नहीं बताना है। अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई। कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? अंधा कुआं का प्रकाशन 1955 में हुआ। राम की लड़ाई का प्रकाशन 1989 ईस्वी में हुआ। अरे मायावी सरोवर का प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ और सिंहासन खाली का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ। इस प्रश्न का उत्तर 2 और 3 है।
लेकिन आयोग द्वारा विकल्प में नहीं दिया गया है। आंसर इसका 2 और 3 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। अपनी धरती अपने लोग का प्रकाशन 1996 ईस्वी में हुआ। बसंत से पतझड़ तक का प्रकाशन 2005 में हुआ और सहचर है समय 1991 में इसका प्रकाशन हुआ और तिरस्कृत का प्रकाशन 2002 में हुआ। सारी आत्मकथाएं हैं। सही उत्तर चुनना है इसमें। सारी रचनाएं आत्मकथाएं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन बी बताया है, जो कि गलत है। सारी आत्मकथाएं। तिरस्कृत भी, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ और सहचर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। प्रगतिवादी मूल्य नहीं है व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद। आंसर ए। प्रगति मूल्य नहीं, व्यष्टि चेतना, एकेश्वर। आंसर ए, 1 और 4। अगला प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, प्रति गांठी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है। इसमें विभावना का अलंकार है। कूट में सही उत्तर को चुनना है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, प्रति गाठी दुर्जन हिये दई नहीं है रीति। दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है। आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम है सरहप्पा, पुष्पदंत, हेमचंद्र और अधैमाण। सरहप्पा 8वीं शताब्दी में थे, पुष्पदंत 10वीं में थे, 10वीं सदी में, हेमचंद्र 11वीं सदी में थे और अधैमाण 12वीं सदी में थे। कालक्रम की दृष्टि से रचनाकारों का यह सही अनुक्रम है। आयोग ने इसका भी आंसर कुछ नहीं बता रखा, गलत है सारे। यह है ठीक।
सरप्पा, पुष्पदंत, हेमचंद और अधिमान। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम बताओ। आचार्यों का सही अनुक्रम कालक्रम के अनुसार है रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य और बल्लभाचार्य। आंसर ए। रामानुजाचार्य 11वीं सदी में, निम्बकाचार्य 12वीं सदी में, मध्वाचार्य 12वीं सदी में और बल्लभाचार्य 15वीं सदी में। कालक्रम की दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम है। आंसर ए। रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। आंसर बी। रस रहस्य 1670 में प्रकाशन हुआ इसका। भाव विलास का प्रकाशन 1689 में हुआ। काव्य निर्णय का प्रकाशन 1746 ईस्वी में हुआ। जगत विनोद का प्रकाशन 1810 ईस्वी में हुआ। तो आंसर बी। कालक्रम की दृष्टि ग्रंथों का सही क्रम है रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताओ। आंसर सी। मधुशाला, एकांत संगीत, शतरंगिनी, मिलन यामिनी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम है मधुशाला 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। एकांत संगीत का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ। शतरंगिनी का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ और मिलन यामिनी का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ। आंसर सी इसका। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम बताओ। जन्म काल के अनुसार श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। श्रीधर पाठक रचना का प्रकाशन हुआ 1859 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रकाशन हुआ 1865 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी में और सुमित्रा नंदन पंत 1900 ईस्वी में। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही क्रम है। श्रीधर पाठक का जन्म 1959 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 में, जयशंकर का जन्म 1889 ईस्वी में और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही क्रम बताओ। झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। झरना की रचना 1918 ईस्वी में हुई। अनामिका का प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ। पल्लव का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ और निहार का प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचना सही क्रम है झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम बताना है। आंसर सी। प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। प्रेम पथिक की रचना हुई 1913 ईस्वी में। आंसू की रचना हुई 1925 ईस्वी में। लहर की रचना हुई 1933 ईस्वी में और कामायनी की रचना हुई 1935 ईस्वी में।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी। आंसर सी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताओ। सूरजमुखी अंधेरे के। आंसर सी 1972 में। शेष यात्रा 1984 ईस्वी में। ठीकरे की मंगनी 1989 ईस्वी में। और कठगुलाब का प्रकाशन 1996 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम है सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी और कठगुलाब। आंसर सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह का सही क्रम बताओ। इंसान के खंडर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। आंसर डी। इंसान के खंडर का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ। परिंदे का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और पीली छतरी वाली लड़की का प्रकाशन 2001 में हुआ। आंसर डी। कहानी संग्रह का सही क्रम है इंसान के खंडर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। आंसर डी। अगला प्रश्न प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताओ। तमाल के झरोके से सैफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। आंसर ए। तमाल के झरोके का प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ। सैफाली झर रही है 1989 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और रथ यात्रा का प्रकाशन 2002 में हुआ। आंसर ए। विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही क्रम है तमाल के झरोके से, सैफाली झर रही है, शिरीष की याद आई और रथ यात्रा। आंसर ए। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। आंसर डी। कौरव नगरी प्रथम अंक। पशु का उदय दूसरा अंक, द्वितीय अंक। अश्वत्थामा का अर्धसत्य तृतीय अंक। और गांधारी का शाप चतुर्थ अंक। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों सही क्रम है कौरव नगरी, पशु का उदय दूसरा अंक, अश्वत्थामा का सत्य तीसरा अंक, गांधारी का शाप चौथा अंक। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताओ। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। क्या भूलूं क्या याद का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। टुकड़े टुकड़े दास्तान का प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ। सहचर है समय इसका प्रकाशन 1991 ईस्वी में हुआ। आज के अतीत का प्रकाशन हुआ 2003 में। आंसर बी। आत्मकथा का सही क्रम है क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत।
कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही क्रम क्या है? रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। आंसर बी। कालक्रम की दृष्टि साहित्य सिद्धांतों का सही क्रम है रस है भरत मुनि 2री सदी, अलंकार है 6ठी सदी, रीति है 8वीं 9वीं सदी और ध्वनि है 9वीं सदी। आंसर बी। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति, जीवितम। आंसर सी। काव्यदर्श 7वीं सदी में और इसके हैं कवि दंडी। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन ने लिखा 9वीं सदी में 9वीं सदी में। काव्य मीमांसा लिखा राजशेखर ने 9वीं 10वीं सदी में और वक्रोक्ति जीवितम लिखा कुंतक ने 10वीं 11वीं सदी में। आंसर सी। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम है काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति, जीवितम। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम बताओ। सैमुअल टेलर कोलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, आई ए रिचर्ड्स। आंसर बी। सैमुअल टेलर कोलरिज का जन्म हुआ 1772 ईस्वी में। मैथ्यू आर्नल्ड का जन्म हुआ 1882 ईस्वी में। ऑस्कर वाइल्ड का जन्म 1854 ईस्वी में। आई ए रिचर्ड्स का जन्म 1893 ईस्वी में। आंसर बी। दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है। विकल्पों का सही विकल्प चयन करना है। कथन है काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। सही है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। यह गलत है। आंसर ए। रस न तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और न ही सविकल्प का, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से अभिभाषित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। आंसर इसका बी। ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न है कथन है काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। तर्क क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। सही है, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों को दबावों से जूझता है। यह भी सही है। आंसर डी। आगे है कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। सही है, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भाषित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य से समन्वित होती है। यह भी सही है। आंसर बी। अगला है मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने का एक भ्रामक विद्या है। यह गलत है, क्योंकि यह एक असत्य कथा है, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है।
यह भी गलत है। आंसर सी। संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। गलत है ये, क्योंकि वे भाव, अनुभाव, संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। यह सही है। आंसर ए। आगे है, छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है। ये गलत है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। यह भी गलत है। आंसर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनमें से कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। यह सही है, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। यह भी सही है। आंसर ए। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। यह गलत है, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। यह भी गलत है। आंसर डी। परंपरा रूढ़ि पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। सही है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। यह गलत है। आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके अनुसार सभ्यता से मानव मूल्यों में गिरावट आई है। यह भी सही है। आंसर डी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य कारक। सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं है। यह गलत है। आंसर ए। क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। बिल्कुल सही, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। बिल्कुल सही। आंसर डी। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। बिल्कुल सही, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड्ढे मुद्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। यह गलत है। आंसर सी। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं। बिल्कुल सही, इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। यह गलत है। आंसर ए। भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जाता है। बिल्कुल सही, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। यह भी सही है। आंसर डी। अगला प्रश्न है, वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। सही है, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। यह गलत है। आंसर ए। प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ छाया दिखाई पड़ी।
यह सही है। इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। यह गलत है। आंसर सी। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। बिल्कुल सही। लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। यह भी सही है। आंसर ए। नारीवाद पुरुषात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है। सही है। इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। यह गलत है। आंसर सी। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। ये पंक्तियां हैं और यह है रचयिता। सूची 2 में रचयिता, सूची 1 में पंक्तियां। पंडिये सैल सत बखाणी, इसके रचयिता हैं सरहपा। 9 लख पात्री आगे नाचे, इसके रचयिता हैं गोरखनाथ। 12 बरसी ले कुकर जिए, इसके रचयिता हैं जगनिक। बजिए घोर निशान रान चौहान चहो दिस, इसके रचयिता हैं चंदवरदाई। आंसर ए। काव्य पंक्तियों को रचयिता के साथ मिलान करना है। ये काव्य पंक्तियां और ये है रचयिता। जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूप कुरूप, ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। ओ मन जानी कवित अस्कीना, मकू ये रहे जगत में चीना, ये पंक्तियां हैं मलिक मोहम्मद की। हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये पंक्तियां हैं सूरदास की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। आंसर डी। काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। रचनाकार ये हैं काव्य कृतियां। अलंकार प्रकाश, अलंकार प्रकाश के रचनाकार हैं मुरली भूषण। अंग दर्पण के रचनाकार हैं रसलीन। आलम केली के रचनाकार हैं आलम और रतन हजारा के रचनाकार हैं रसनिधि। आंसर बी। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ मिलान करना है। यह है बोलियां हैं और यह है क्षेत्र। सूची 2 में क्षेत्र है, सूची 1 में बोलियां हैं। पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है शिमला में। मध्यवर्ती पहाड़ी बोली जाती है गढ़वाल में। भोजपुरी बोली जाती है गाजीपुर में और मगही बोली जाती है पटना में। आंसर ए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। ये रचनाएं हैं रचना 2 में, सूची 2 में रचनाकार हैं। अष्टयाम नाभादास की रचना है। वीर सिंह देवचरित केशवदास की रचना है। रसमंजरी नंददास की रचना है
और केलिकाल स्वामी हरिदास की रचना है। आंसर ए। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ मिलान करना है। गुरु नानक का जन्म हुआ तलवंडी में। दादू दयाल का जन्म हुआ अहमदाबाद में। और धर्मदास का जन्म हुआ बाधवगढ़ में। और सुंदरदास का जन्म हुआ दौसा में। आंसर डी। ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान कीजिए। यह ग्रंथ और सूची 2 में रचनाकार। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। अलंकार पंचाशिका मतीराम की रचना है। विष्णु पद कीर्तन रसनिधि की रचना है। और रसविलास चिंतामणि की रचना है। भाषा भूषण की रचना हुई 1626 में। अलंकार पंचाशिका की रचना हुई 1617 ईस्वी में। विष्णुपद कीर्तन की रचना हुई 1603 ईस्वी में। और रसविलास की रचना हुई 1609 ईस्वी में। आंसर इसका सी हो जाएगा। कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित करना है। स्वामी हरिदास मधुरोपासक। मलुकदास निर्गुणोपासक। कण्हप्पा निरीश्वरवादी। और कुतुबन एकेश्वरवादी। आंसर बी। कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ मिलान करना है। नदी की बाग पर छाया आगे। इसकी रचना हुई 1981 में। आज नदी बिल्कुल उदास थी। केदारनाथ अग्रवाल। आंसर 3 है इसका। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। 1952 में इसकी रचना हुई। कुआनो नदी सर्वेश दयाल सक्सेना। आंसर 1। 1973 में इसकी रचना हुई। आंसर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से मिलान करना है। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र। आत्मजयी नचिकेता। कामाध्यात्मक के प्रश्न से जूझता पात्र। उर्वशी का पुरूरवा। युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र।
संशय की एक रात का राम। अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कामायनी का मनु। आंसर बी। रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ मिलान करना है। सूची 1 में रचनाकार हैं, सूची 2 में रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर। इसकी रचना है दिल्ली। राम कुमार वर्मा एकलव्य। राम नरेश त्रिपाठी पथिक। और केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है। आंसर डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों में सम्मिलित कीजिए। कवियों से सम्मिलित करना है कथनों को। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा। इसके कवि इन पंक्तियों के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोत्तर है। महादेवी वर्मा। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो ये कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। जयशंकर प्रसाद। आंसर सी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण्य विषय के साथ मिलान करना है। नाचो बहुत गोपाल। नाचो बहुत गोपाल। दलित जीवन। सूरज का 7वां घोड़ा। इलाहाबाद का परिवेश। मुझे चांद चाहिए। रंगमंच और सिनेमा संसार। गली आगे मुड़ती है। वाराणसी का शैक्षिक परिसर। आंसर ए। निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ मिलान करना है। यह उपन्यास सूची 1 में और इनके हैं सूची 2 में संबंधित परिवेश, यानी कि जगह इनके नाम जहाँ जहाँ से संबंधित है। राग दरबारी शिवपालगंज। अंतिम अरण्य बहादुरगंज। बसंती महानगर दिल्ली। और कोरजा बस्तर मध्य प्रदेश। आंसर डी। कहानियों को उनके संबंध पात्रों से मिलान करना है। कहानी और ये है पात्र। गदल निहाल। गुल की बन्नो मिहिर लाल। पिसनहारी का कुआं गोमती।
और एक ठहरा हुआ चाकू मिन्नी। आंसर ए। निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। ये निबंध संग्रह और ये है लेखक। बकलम खुद, नामवर सिंह। बबूल और कैक्टस, रामदरस मिश्र। विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्यादान, अध्यापक पूरण सिंह। आंसर ए। नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ मिलान करना है। ये नाटककार और ये नाटक इनके द्वारा रचित। सुरेंद्र वर्मा, सेतुबंध। हमीदुल्ला, दरिंदे। मुद्रा राक्षस, मरजीवा। शंकर शेष, पोस्टर। आंसर ए। यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ मिलाना है। कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर। अंतहीन आकाश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आंसर ए। सिद्धांतों को संबंधी विचारकों के साथ मिलान करना है। ये है सिद्धांत और ये है विचारक। संरचनावाद, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। अस्तित्ववाद, अल्बर्ट कामू। मूल्य सिद्धांत, I.A. रिचर्ड्स। और यथार्थवाद, जॉर्ज लूकास। आंसर बी। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ मिलान करना है। लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान। राम स्वरूप चतुर्वेदी, कामायनी का पूर्ण मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र, भक्ति काव्य और लोक जीवन। आंसर ए। अब ये पैराग्राफ आ गया इसमें, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्नों को हल करेंगे। बिंब विधान बहुत से विश्रृंखलित क्षणों का एक समुच्चय होता है। उसका आधार जीवन और जगत की अनेकता में है। इसके विपरीत प्रतीक किसी सूक्ष्म और गहरी एकता का बोधक होता है। इसलिए प्रतीकों की योजना में जाने अनजाने एक तार्किक संगति अवश्य रहती है, परंतु बिंब विधान में तार्किक संगति का पाया जाना लगभग असंभव है, और यदि पाई भी जाती है तो वह उसकी तीव्रता को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। प्रतीक का स्रोत कवि के व्यक्तिगत अनुषंगों में हो सकता है, परंतु उसका आकलन अनुषंगिक नियमों के आधार पर नहीं होता। उसके निर्माण में अज्ञात रूप से ही सही एक प्रकार की अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा अवश्य रहती है, परंतु बिंब का संपूर्ण ढांचा अनुषंगिक नियमों के द्वारा बुना जाता है। इसलिए उसके संगठन में प्राय अबौद्धिकता, अंतर्विरोध और व्यक्तिक्रम पाया जाता है। प्रत्येक मूर्त और अमूर्त दोनों ही हो सकता है। इसके विपरीत बिंब के लिए ज्ञानेंद्रियों के किसी भी स्तर पर मूर्त होना
आवश्यक है। यह मूर्तता केवल दृष्टि विषयक ही नहीं होती, नाद, घ्राण और स्वादपरक हो सकती है। प्रतीक किसी वस्तु का चित्रांकन नहीं करता, केवल संकेत द्वारा उसकी किसी विशेषता को ध्वनित करता है। इसलिए प्रतीक का ग्रहण संदर्भ से अलग और एकांत के रूप से ही संभव हो सकता है, पर बिंबों की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। प्रतीक के आकलन का आधार क्या है? व्यक्तिगत अनुषंग, अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा, ज्ञानेंद्रिय स्तर पर अनिवार्य मूर्त होना, वस्तु का चित्रांकन करना। प्रतीक के आकलन का आधार है अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म बौद्धिक प्रेरणा। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिंब ज्ञानेंद्रिय स्तर पर मूर्त नहीं होता। बिंब विधान में तार्किक संगति रहती है। बिंब विधान बहुत से भी श्रृंखलन क्षणों का समुच्चय नहीं है। बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। यह कथन सही है। बिंब की प्रेषणीयता उसके पूरे संदर्भ के साथ होती है। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतीक में तार्किक संगति अवश्य रहती है। प्रतीक संकेत द्वारा वस्तु की विशेषता ध्वनित करता है। प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है। प्रतीक का ग्रहण संदर्भ में अलग एकांत रूप में संभव है। कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर सी। प्रतीक का आधार जीवन की अनेकता है। कौन सा कथन सही है? तार्किक संगति बिंब की तीव्रता को बढ़ाती है। प्रतीकों में तार्किक संगति का अभाव होता है। बिंब के संगठन में अबौधिकता, अंतर्विरोध और व्यतिक्रम नहीं होता। बिंब का ढांचा अनुषंगिक नियमों द्वारा बुना जाता है। कौन सा कथन सही है? बिंब का ढांचा अनुषंगिक नियमों द्वारा बुना जाता है। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिंब की मूर्तता केवल दृष्टि विषयक होती है। बिंब का ज्ञानेंद्रियों के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है। मूर्तता नाद, घ्राण या स्वाद से संबंधित नहीं होती। बिंब ज्ञानेंद्रिय असंबंध होता है। आंसर बी सही है। बिंब का ज्ञानेंद्रियों के किसी स्तर पर मूर्त होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को हल किया है। उम्मीद है इन प्रश्नों से आपकी तैयारी को ज़रूर मदद मिलेगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नेट जेआरएफ हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज के साथ, इसलिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि कोई वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।